चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो कल हमने चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर दिया, द्विविमीय गति। समतलीय गति का पहला पार्ट सदिश था, दूसरा पार्ट बेटा प्रक्षेप गति थी। प्रक्षेप गति में हमारे सिलेबस में तिर्यक प्रक्षेप है, क्षैतिज प्रक्षेप है ही नहीं है, क्योंकि किताब में क्षैतिज प्रक्षेप के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है, तो क्यों कराया जाए उसको अपन छोड़ चुके हैं। आ जाओ अब अगली बात, अगला चैप्टर, गति के नियम। किसके नियम? गति के नियम किसने दिए? आइजक न्यूटन ने। किसने दिए? आइजक न्यूटन ने। बेटा पिछले बार यहां पर गति के नियम चैप्टर का दूसरा नाम कहलाता है यांत्रिकी। क्या कहलाता है? यांत्रिकी बोलते हैं इस पार्ट को, यानी बच्चों बोलते हैं तो मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहलाती है। भैया गति विज्ञान में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। एक अभी जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने गति तो पढ़ी, मगर गति के कारणों का अध्ययन नहीं किया। गति के कारणों का अध्ययन, केवल गति देखी कि गति हो रही है। और अब गति के कारण का अध्ययन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गति के कारण का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति के कारण का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? और जो न्यूटन साहब के नियम हैं वो यांत्रिकी से ही जुड़े हुए हैं। मतलब इस चैप्टर में हम गति के कारणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी? ठीक है। तो पूरा चैप्टर का नाम है न्यूटन के गति के नियम, क्योंकि गति के नियम न्यूटन ने ही दिए थे। आपको ये बात पता चल चुकी है कि न्यूटन के कितने नियम थे? 3 नियम थे, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। तीनों नियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तीनों नियम से क्या क्या निकल करके आता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले न्यूटन का प्रथम नियम जानने के लिए, न्यूटन के प्रथम नियम का नाम है जड़त्व का नियम। क्या नाम है? न्यूटन का प्रथम नियम ही कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। जड़त्व नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जड़त्व नियम बाद में पढ़ेंगे, पहले जानेंगे जड़त्व का मतलब क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जड़त्व। जड़त्व संस्कृत में एक शब्द आता है जड़ बुद्धि। क्या आता है? जड़ बुद्धि। समझ गए ना? जिसकी जड़ बुद्धि होती है, आ जाओ, उसको किसी भी प्रकार की मार का, डांट का, उपदेश का फर्क नहीं पड़ता है। फूल ही फर ही न बेत, सुने होगा ना? इसलिए मतलब बेंत पे चाहे अमृत की वर्षा की जाए, जड़ बुद्धि पर कभी कुछ भी फूल बरसाए जाएं, उस पर किसी प्रकार के ज्ञान का असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो भैया जड़त्व का मतलब कोई चीज जड़ है, मतलब हिल डुल नहीं सकती। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ हो। तो जड़त्व क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। तो परिभाषा लिखिए, वस्तु का वह गुण ये असमर्थता का गुण है, ये आलस्य है वस्तु का। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ हो। अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ हो, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ हो, जड़त्व कहलाता है। ठीक है जी? तो जड़त्व क्या है भैया? जड़त्व गुण है। ये काहे का गुण है? ये असमर्थता का गुण है। ये किसका गुण है? असमर्थता का। अगर मैंने तुमसे कुछ काम कहा, तुमने कहा अरे सर यार ये वो, तो मतलब इसका मतलब क्या है? आपके अंदर जड़त्व है। क्या है आपके अंदर? जड़त्व है।
और आप फौजी स्टाइल वाले हो, जी सर, खटाक से, मतलब आपके अंदर जड़त्व तो नहीं है, समझ गए ना, हुक्म बजा काम हो गया, इसका मतलब आपके अंदर जड़त्व नहीं है। क्लियर हो गया जी? ये कहलाता है जड़त्व, नाम से ही स्पष्ट है, जड़, जो जम गया हो, बिल्कुल हिले ना डुले ना, जैसा अकड़ गया तो अकड़ गया, समझ गए ना, तो दैट इज कॉल्ड जड़त्व। तो जड़त्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये गुण है। क्या है ये? आपका आलस, आपका अड़ियलपना, आपका किसी काम को करने के प्रति आलस, ये असमर्थता, ये एक प्रकार का गुण है। जैसे गुस्सा गुण है, वैसे ये भी क्या है? गुण है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, मगर इनडायरेक्टली आप जड़त्व की माप कर सकते हो। कौन है जड़त्व की माप? द्रव्यमान। कौन है? द्रव्यमान। कौन है भैया? द्रव्यमान। लिखिए, द्रव्यमान, पैराग्राफ चेंज करके, द्रव्यमान जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है, अर्थात जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान जड़त्व की माप है, अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा आलस होगा उसके अंदर ज़्यादा असमर्थता होगी। द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। रोड में गाड़ियाँ लोग गड़ी खड़ी कर जाते हैं, अगर कोई हम जा रहे हैं और हमारे सामने किसी की गलत स्कूटर लगी हुई है, हम बड़े कोई दिक्कत नहीं है भाई, उतरते हैं, उसकी स्कूटर को किनारे करते हैं और चलो कोई बात नहीं, हाँ या ना, किनारे करके निकल गए। कोई ट्रक खड़ा कर गया तो क्या उसको हाथ से किनारे कर पाएंगे? क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है। उसका जड़त्व है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। उसका द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए उसका जड़त्व भी ज़्यादा है। रोड में कई बार कुत्ते बकरी बैठे रहते हैं, उसको बोले भाऊ, अपने तरीके से इशारा करे या थोड़ा सा डरवाए, फट से निकल लेता है। रोड में बड़े बड़े जानवर, गाय भैंसें बैठी रहती हैं, उनको हिलाने पे भी वे हिलते नहीं हैं। उड़ जाओ माता तो भी नहीं उठती हैं, है ना जी? क्यों? क्योंकि उनका जड़त्व ज़्यादा है और छोटे जानवरों का जड़त्व कम है। ठीक है ना? कहते ना, ऊँट बैठ गया तो उठाना मुश्किल। ऊँट यदि खड़ा है तो खड़ा ही रहे, और यदि बैठ गया तो उठाना मुश्किल। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है ना? इसलिए घोड़ा बड़ा एक्टिव होता है, घोड़ा बड़ा एक्टिव होता है, खड़े खड़े सोता है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े ही सो जाता है। क्यों मिश्रा? है ना? हम मिश्रा क्या कहेगा हम जान गए। ठीक है, तो भैया घोड़ा जो है खड़े खड़े ही सो जाता है, बड़ा एक्टिव जानवर है। उसका जड़त्व तो बहुत कम है, जड़त्व तो बहुत एक्टिव है, बाई नेचर उसका जड़त्व कम है। मतलब काम की बात यहाँ पे ये आ रही है कि जिन चीज़ों का द्रव्यमान ज़्यादा है उन चीज़ों का जड़त्व बहुत ज़्यादा है, और जिन चीज़ों का द्रव्यमान बहुत कम है उनका जड़त्व बहुत कम है। अब आइए बात करते हैं, ये तो जड़त्व की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, प्रकार तो भैया जड़त्व के प्रकार, अगर कोई बॉडी स्थिर है, कैसी है? कोई वस्तु स्थिर है, विराम में है, तो वो विराम में ही रहना चाहेगी। बोलो हाँ। अब मतलब किसी वस्तु की अवस्था अगर विराम में है तो वो वस्तु अपने विरामावस्था का ही समर्थन करेगी, हाँ या ना? इस प्रकृति को बोलते हैं विराम का जड़त्व। क्या बोलते हैं? विरामावस्था वाली वस्तु कहती है भैया हमें हिलाओ डलाओ मत। विराम का जड़त्व, तो पहला वस्तु विराम का जड़त्व। तो सवाल उठता है कि पहले टाइप का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व। परिभाषा मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। विराम का जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, सुन लो पहले फिर लिखना आराम से।
अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है। इस गुण को बोलते हैं विराम का जड़त्व। अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। ठीक है, ये बोतल रुकी हुई है, रखी हुई है आपके सामने, और ये विराम में ही रहना चाहती है। अगर मैं इसको हिलाना चाहता हूँ, इसका मैं विराम का जड़त्व भंग करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? बल। क्या लगाना पड़ेगा? बल। और देखिए, मेरे बल लगाने के बाद भी ये बोतल जो है अपने वापस विराम में आ गई। किस में आ गई? विराम में आ गई। मतलब ये बोतल कह रही है कि हम विराम में हैं और हमें विराम में रहने दो, हमें गति नहीं करना। हम विराम में हैं, हमें विराम में रहने दो। बॉडी जो है असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है। इसकी इस असमर्थता को हम बोलते हैं विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। उसकी इस असमर्थता को विराम का जड़त्व कहते हैं। अब अपने शब्दों में लिखो, हम नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, बताएंगे, आएगा। एक बहुत बढ़िया बात पूछी यहाँ मिश्रा जी ने कि ये लिख लिया परिभाषा। एक बहुत बढ़िया बात बोली मिश्रा जी ने कि सर जड़त्व है हमारी वस्तु का, और जड़त्व भंग करने के लिए, जड़त्व को तोड़ने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो वो बल किस चीज़ पर निर्भर करेगा? आइए, तो एक चीज़ क्लियर है, जितना ज़्यादा जड़त्व, जितना भयंकर जड़त्व उतना भयंकर बल। बोलो हाँ, हाँ या ना भाई? एक बैठी हुई है बहुत मोटी वाली भैंस, अच्छी, और एक दुबली पतली, उसको दूसरे वाले को उठाने में बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ या ना? क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी जड़त्व है उतना ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा? बल। और जड़त्व की सीधी सीधी माप क्या है भैया? हाँ या ना? जड़त्व की सीधी सीधी माप क्या है? मतलब अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी, और अगर जड़त्व ज़्यादा होगा तो उसको भंग करने के लिए जो बल लगेगा वो भी क्या होगा? तो आपका उत्तर है कि बल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा किसी वस्तु का तो उसको आपको लिफ्ट करने के लिए बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी? क्योंकि जड़त्व की माप है द्रव्यमान, और जड़त्व भंग करने के लिए चाहिए है बल। तो अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा मतलब जड़त्व ज़्यादा होगा, और जड़त्व ज़्यादा होगा तो उसको भंग करने के लिए बल भी ज़्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? समझ गए? नाम होता है तपोबल। क्या होता है? तपोबल। जो बड़े मुश्किल से प्रसन्न होने वाले देव होते हैं जैसे शिव, उनको प्रसन्न करने के लिए तपोबल भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी देर में जागते हैं, वो बड़ी देर में प्रसन्न होते हैं। हाँ या ना? क्योंकि इसलिए वहाँ भी बल ज़्यादा है, परंतु वो बल हाथ घूंसे वाला बल नहीं है, वो तप वाला बल है। कौन सा वाला बल है? इसलिए उसका नाम पड़ गया तपोबल। क्या बन गया? तप का बल, तपोबल। ठीक है भैया? कनेक्टेड हैं चीज़ें। विराम का जड़ तो हो चुका है। दूसरा, वस्तुगत्यावस्था में है तो वस्तुगत्यावस्था में रहना चाहती है उसी वेग से। अगर वेग u है तो वस्तु क्या रखना चाहेगी? वेग u। मतलब वस्तु किसी वेग से चल रही है तो उसी वेग से चलना चाहेगी। हाँ या ना? क्लियर हुआ? ट्रेन को ब्रेक लगाते हो, क्या ट्रेन खटाक से रुक जाती है? सावधान, ऐसे हो जाती है क्या?
कि ब्रेक कहीं और लगता है, आके कहीं और रुकती है, क्योंकि वस्तु गति में है और अपनी गति में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी। पंखे का स्विच ऑफ किए, क्या पंखा खटाक से रुक जाता है कि आराम आराम से घूम घूम के रुकता है? आराम आराम से रुकता है। दौड़ता हुआ धावक जब रस्सी को क्रॉस करता है तो वहीं पर आके सावधान पैर ठोकता है कि आगे निकल जाता है? आगे निकल जाता है, क्योंकि ये सब गति मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं गति का जड़त्व। यदि गति करती हुई कोई वस्तु अपनी गति में परिवर्तन करने का विरोध करती है, गति में परिवर्तन करने का इस विरोध को, इस असमर्थता को बोलते हैं गति का जड़त्व। लिखिए, लिखिए गति का जड़त्व क्या है? अपने से परिभाषा बना करके लिखिए, जैसा मैंने समझाया अभी कि गति का जड़त्व क्या है। डन। गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। ठीक है बेटा? अब विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, गति में है तो गति में रहना चाहेगी। ठीक है जी। तीसरा जड़त्व है दिशा का जड़त्व। कौन सा जड़त्व? दिशा का जड़त्व। वस्तु सरल रेखा में चल रही है तो वो सरल रेखा में ही चलना चाहती है, वो अपने दिशा परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। वो अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, उसे बोलते हैं दिशा का जड़त्व। जब आप कार में बैठते हैं और कार किसी मोड़ पर, सकरे मोड़ पे मुड़ती है अंदर की तरफ, तो आप कहाँ फेंकते हैं? बाहर की तरफ। कहाँ फेंकते हैं? क्योंकि आप कण हैं। कार अंदर मुड़ी, कार के मुड़ने की दिशा अंदर है, मगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध स्वरूप आप कहाँ फेंक जाएंगे? बाहर की तरफ। कहाँ फेंक जाएंगे? बाहर की तरफ। समझ में आया? तो दिशा का जड़ तो क्या कहता है? सरल रेखा में चलती हुई वस्तु अपने दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, अपने दिशा में परिवर्तन को नहीं करना चाहती है, अपने दिशा में परिवर्तन की असमर्थता व्यक्त करती है। इस गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। लिखिए, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो वह अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, तो वह अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। करती है ना? दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को काहे का जड़त्व बोलते हैं? दिशा का जड़त्व। इस गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। इस गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। आ गया जी समझ में? ठीक। अब
जड़त्व हो गया। अब लिखिए न्यूटन का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम कह लीजिए या जड़त्व का नियम कह लीजिए, एक ही बात है। क्या है न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम? यही है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वो एक समान वेग से ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक उसका जड़त्व भंग ना किया जाए। और जड़त्व को कौन भंग करेगा? बल। मतलब जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। देखिए, यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी। एवं यदि वह एक समान वेग से गतिमान है, एवं यदि वह एक समान वेग से गतिमान है तो वह एक समान वेग से गतिमान ही रहेगी। एक समान वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है? अर्थात उसका जड़त्व भंग ना किया जाए। उसका जड़त्व भंग ना किया जाए। जी हाँ, क्लियर है जी? ये कहलाता है आपका प्रथम नियम। अब प्रथम नियम से कुछ समझ में आया कि वस्तु अगर एक समान वेग से चल रही है या रुकी हुई है तो रुकने को, विरामावस्था को गत्यावस्था में बदलने के लिए एक बाह्य कारक की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या नाम दिया गया? बल। तो परिभाषा बनती है बल क्या है ना? मतलब न्यूटन का प्रथम नियम काय के लिए जिम्मेदार है? बल की परिभाषा के लिए। बल की कौन सी परिभाषा? गुणात्मक। कौन सी परिभाषा? गुणात्मक। मतलब गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो लिखिए बल। बल वह कारक, बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक, कारक कह लो या कारण कह लो, दोनों एक ही बात है। वह बाह्य कारक या बाह्य कारण, जो अच्छा लगे लिख लो। वह बाह्य कारक या बाह्य कारण जो क्या करे? जो जड़त्व को भंग कर दे। जो जड़त्व को भंग कर दे या भंग करने का प्रयास करे। जो जड़त्व को भंग कर दे या भंग करने का प्रयास करे, उसे क्या कहते हैं? बल। वह बाह्य कारक जो जड़त्व को भंग कर दे या भंग करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। अब भैया जड़त्व में सारे जड़त्व आ गए हैं। बोलो आ गए कि नहीं आए? स्थिर अवस्था का जड़त्व भंग कर दे या भंग करने का प्रयास करे, मतलब वस्तु विराम में है तो गतिमान में कर दे या गतिमान करने का क्या करे? प्रयास करे। जैसे इस दीवार को मैं बोर्ड को धकेल लूं तो ये मेरा प्रयास है। ये मेरा क्या है? प्रयास है। ये कुर्सी तो चल जाएगी, खसक गई, तो मैंने इसको विरामावस्था को स्थिर अवस्था में, विरामावस्था को गत्यावस्था में बदल दिया। बोलो हाँ। मतलब मैंने इसके जड़त्व को भंग कर दिया, मतलब मैंने बल लगाया। विरामावस्था को गत्यावस्था।
दूसरा, अगर गति का जड़त्व है मतलब वस्तु मढ़ या एक समान वेग में है, हाँ या ना, उसका वेग बदल दिया, उसका वेग, वस्तु जा रही थी 10 से बढ़ा करके 11 कर दिया या 10 से घटा करके 9 कर दिया। समझ में आया? वेग बदल दिया, यही है भंग करना जड़त्व। कौन सा? गति का जड़त्व। वेग को बढ़ा दिया या वेग को, भैया वेग बढ़ाओगे या वेग घटाओगे दोनों ही स्थितियों में आएगा त्वरण। क्या आएगा? क्योंकि वेग में परिवर्तन ही क्या लाता है? त्वरण आएगा। मतलब बच्चों जहां जड़त्व के टुकड़े टुकड़े होंगे, जहां जड़त्व टूटेगा वहां पर क्या लगेगा? बल। और जहां बल है वहां क्या है? त्वरण। जहां बल है वहां क्या है? अभी इसके बारे में बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम में। ठीक है, तीसरा, नहीं तो बात कर ली ना, सीधे दूसरे नियम में घुस जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको कि अरे सर कहाँ से आ गए, रास्ता ही बदल जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दूसरे नियम में आएंगे, बात करेंगे न्यूटन के। तीसरा, जड़त्व भंग हो गया दिशा का। दिशा पहले कहीं और थी, फिर कहीं और हो गई। समझ में आया ना? तो कौन है? बल। कौन है? बल। कुछ भी कर दे, दिशा बदल दे, बदलने का प्रयास करे, ऐसा कोई भी कारक जो जड़त्व को भंग करे, किसी भी टाइप का, 3 टाइप के जड़त्व में से किसी भी टाइप के जड़त्व को भंग करने का प्रयास करे, उसको हम, उस बाह्य कारक को क्या बोलेंगे? बल। समझ में आया? उस बाह्य कारक को क्या बोलेंगे? बल। बल आंतरिक भी होता है बच्चों। बल क्या होता है? मगर आंतरिक बल कुछ कर नहीं पाता। आंतरिक बल कुछ कर नहीं पाता। समझ में आया? ऐसा समझ लो कि आंतरिक बल ये है कि तुम्हारे पेट में एक फटाका फूटा। क्या फूटा? फटाका फूटा। समझ गए ना? तुम्हारे पेट में एक फटाका फूटा तो एक टुकड़ा इधर भी जाएगा और एक टुकड़ा इधर भी जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया? 0। कुल मिला कितना हो गया? आंतरिक बल कभी कुछ कर नहीं पाता है। कैसे? कार के अंदर बैठ गए और कार को मार रहे हो धक्का, या ट्रॉली के अंदर ट्रैक्टर के चढ़ गए और मार रहे हो धक्का कि ट्रॉली आगे बढ़ जाए, टस से मस होगी? नहीं होगी। कारण ये है, तुम लगा रहे हो आंतरिक बल। क्या लगा रहे हो? ये टिकाए हो हाथ, बड़ी मेहनत कर रहे हो, जोर लगा के हई सा। समझ गए ना? और ये है तुम्हारे पैर, ये तुम्हारे क्या है? पैर। यहां से धक्का कहाँ मार रहे हो? आगे। कहाँ मार रहे हो? और यहां से कहाँ मार रहे हो? उसी सिस्टम में एक तरफ आगे मार रहे हो, यहां से पीछे, क्योंकि जब ये पीछे जाएगा तभी तो तुम आगे जाओगे। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? इसलिए जिम्मेदार कौन है? बाह्य बल या आंतरिक बल? त्वरण कौन प्रदान करेगा? बाह्य बल या आंतरिक बल? बाह्य बल। समझ गए ना? इसलिए कितना भी ट्रॉली में धक्का लगा लो, कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक बल है। कैसा बल है? आंतरिक बल। ठीक है, चलिए। तो भैया 3 प्रकार की बातें हो गई, जो जड़त्व को भंग कर दे वही बल है। ठीक है, बल की परिभाषा हो गई। बल की गुणात्मक परिभाषा, तो न्यूटन का नियम, प्रथम नियम बल की कौन सी परिभाषा देता है? गुणात्मक। और इसके अब कई सारे एग्जाम्पल हैं जड़त्व के। एकाएक बस चलती है तो आप कहाँ झुक जाते हो? पीछे की तरफ। कहाँ की तरफ? कारण बस के चलने से नीचे का पार्ट गतिमान, ऊपर का पार्ट स्थायी, स्थिर। हाँ है ना? तो नीचे का पार्ट चला जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए आगे के पार्ट को कहाँ होना पड़ेगा? पीछे। बोलिए हाँ है ना? बस रुके से चल गई, चलते से रुक गई एकदम से, तो बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ झुकेगा? आगे वाला पार्ट आगे झुक जाएगा, ऊपर वाला पार्ट कहाँ झुक जाएगा? आगे। क्योंकि बस चल रही थी तो नीचे वाला पार्ट गति में था। हाँ या ना? पूरी बॉडी किस में थी? गति में। पूरी बॉडी किस में थी? मगर रुकते ही नीचे वाला पार्ट किस में आ गया? स्थिर में। हाँ या ना? एकदम से नीचे वाला पार्ट आ गया स्थिर में, मगर ऊपर वाला पार्ट स्थिर में नहीं आ पाया, तो वो उसको कहाँ झुक जाएगा? आगे। इसलिए सीट बेल्ट लगाना चाहिए, है ना? कहीं बहुत जोर से ब्रेक लगा या टक्कर हो गई तो हम फोड़ के कांच निकल ना जाए, ऐसा होता है। दूसरा, वे दिशा का जड़त्व। दिशा का, रोलर कोस्टर वगैरह में या खतरनाक ब्रेक डांस झूले जो होते हैं उनमें बांध करके अपने आप को बंद करके गेट लगा के बैठना चाहिए। हाँ या ना? नहीं तो पता चला जोर से घूमा तो हम बाहर। यस और नो? घूमते हैं ना बहुत जोरदार झूले, तो उसमें हम बाहर हो सकते हैं। यही कारण है। चलिए, तो हो गई बल की कौन सी परिभाषा? गुणात्मक।
कौन? प्रथम नियम। कौन सा नियम? आइए अब बात करते हैं संवेग की। किसकी बात करते हैं? संवेग। प्रथम नियम खत्म, अब बात करते हैं संवेग, क्योंकि दूसरा नियम जो है उसको जानने के लिए आपको संवेग की जरूरत ज्यादा है। व्हाट इज संवेग? संवेग की परिभाषा आप बताएं तो पहली परिभाषा एक बेहद घटिया परिभाषा जो चली आ रही है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। शायद आपको भी इसके पहले यही पता रही होगी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ये आपके मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये आपके मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं। मैं बोल दूंगा वेग बराबर, तो बोलोगे लंबाई और समय के अनुपात को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? वेग। ये कोई भाव उत्पन्न कर रहा क्या? ये कोई पिक्चर दिखा रहा क्या आपके मन में? कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला टाइप है कि भाई आपने ऐसा बोल दिया कि दो चीज को भाग दी तो वेग बन गया, है ना। ये कोई फीलिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि फीलिंग है भी नहीं इसमें। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। ये पुरानी परिभाषा थी। अब संवेग का रियल मतलब समझिए। संवेग का रियल मतलब समझिए, ठीक है ना। संवेग का रियल मतलब समझने के लिए, ठीक है, तैयार हो? चोट लगने वाली है। क्या लगने वाली है? चोट। क्या लगने वाली है? चोट। काहे कैच कर लिए? लगने दो। क्या कैच कर लिए? लगने दो। भाई बॉटल है, लगी कि नहीं लगी? लगी कि नहीं लगी? द्रव्यमान ज्यादा है और वेग क्या है? कम। वेग क्या है? कम। लगी कि नहीं लगी? द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान और वेग, हाँ या ना। मारने के दो तरीके, हैवी पत्थर उठा के धीरे वेग से पटक दो, बड़ा घटिया एग्जाम्पल है मगर सुनना पड़ेगा। दूसरा, छोटी सी गोली है 10 ग्राम की। कितने ग्राम की? मगर मारी तो आर पार हो गई, हाँ या ना। दोनों में संवेग है बराबर। दोनों में कितना संवेग क्या है? बराबर। मैं मान लेता हूं संवेग है भैया 40 का। कितने का? m गुणे v बराबर कितना? 40। जिस समय द्रव्यमान 20 था उस समय वेग कितना था? 2 था। बोतल मारी ना उसको मैंने, द्रव्यमान ज्यादा था, वेग क्या था? कम था। दूसरा, द्रव्यमान कम है और वेग क्या है? तब भी कितना रिजल्ट हुआ? समझ में आया? मतलब किसी चीज में, किसी कण में विनाश की जो मात्रा छिपी हुई है, विनाश की, वो अकेले द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है, अकेले वेग पे निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान और वेग दोनों पे भी निर्भर करती है। पेन तुझे तेज लगा, मुझे पता है। जितनी बॉटल इसको तेज नहीं लगी उससे ज़्यादा पेन लगा, हाँ या ना। और एक दिन क्लास में भी तेरे को अच्छे चटकाए थे ना, ठीक है ना। तो संवेग, द्रव्यमान कम है मगर वेग ज़्यादा है, ठीक है ना। तो किसी चीज के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर विनाश की जो मात्रा छिपी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? संवेग। क्या बोलते हैं? खिलाड़ी जब आता है, दौड़ के क्यों आता है? अपनी बॉल को पूरा संवेग ट्रांसफर करता है। बॉल का द्रव्यमान फिक्स है, बोलो हाँ। बॉल का द्रव्यमान क्या है? फिक्स है। बॉल का द्रव्यमान फिक्स है। अब द्रव्यमान तो बढ़ा नहीं सकता है कि मैं बॉल बड़ी कर लूंगा। क्या दे सकता? वेग ही दे सकता है। क्या दे सकता है? खड़े खड़े फेंकेगा वेग कम मिलेगा, खड़े खड़े फेंकेगा वेग, क्योंकि वेग उतने ही से जाएगा, बोलो हाँ। मगर जब दौड़ करके आएगा तो उसका वेग, कौन सा वेग? दौड़ने का वेग, प्लस हाथ से जो फेंक रहा है उसका वेग, और प्लस ये जो हाथ घूम करके आया है उसका भी वेग। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो जो विश्व के सबसे तेज गेंदबाज हैं शोएब अख्तर, उनको आप वॉच करिएगा और देखिएगा वो करते क्या हैं। वो अपनी पूरी बॉडी का ट्रांसफर करता है मोमेंटम इस पे, कंधे पे। किस पे डालता है? मतलब बिल्कुल यहाँ पे रुक जाता है, बिल्कुल यहाँ पे रुक जाता है। बहुत कठिन काम ये करना, प्रैक्टिस से आएगा।
और पूरी बॉडी का जो मोमेंटम है, मतलब पूरी बॉडी का द्रव्यमान और पूरी बॉडी का एक तरीके से वेग, वेग तो पूरे ही का पूरा इस कंधे पे जाके शोल्डर पे देता है, फिर ये गेंद जाती है बिल्कुल गोली की रफ्तार से। किससे जाती है? बहुत तेज, क्योंकि उसने पूरी बॉडी का वेग झटक करके इस पर डाल दिया। समझ गए ना? आप यदि ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंधे में दर्द होने लग जाएगा। समझ गए ना? ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा बिगड़ेगा, चिलचिलाहट मच जाएगी। जो बहुत तेज गेंद फेंकते हैं उसको पता होता है अजीब तरीके की परेशानियां होती हैं, खून का फ्लो बिगड़ता है क्योंकि। तो ये करते हैं ऐसा, ये कंसेप्ट है इस चीज़ का। क्लियर हुआ जी? हाँ। क्रिकेट बैट में जो बल्ले की टोह पे जो शॉट पड़ते हैं वो सबसे दूर जाते हैं, यहां वाले शॉट सबसे दूर, ठीक है, सबसे दूर जाया करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर संवेग सबसे ज़्यादा मिलता है। इस पॉइंट पर संवेग सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब बल्ला घूमता है तो हर बिंदु की एक अलग गति होती है, हर बिंदु का एक अलग वेग होता है। इसका वेग कम, इसका वेग उससे ज़्यादा, उसका वेग उससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? इस वाले का। सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? इस वाले का। कारण एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा। पास वाले की त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम तो वेग भी क्या, और आगे वाले की त्रिज्या और ज़्यादा तो वेग, त्रिज्या ज़्यादा तो वेग भी, सबसे दूर वाले की त्रिज्या सबसे तो वेग भी सबसे, तो जब बॉल घलेगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा। इसलिए बल्ले की टोह पे जो शॉट पड़ते हैं बिल्कुल कुंटे पे, वो बहुत दूर जाते हैं। क्या जाते हैं? बहुत दूर। समझ गए ना? उनमें कम ताकत में भी बहुत बढ़िया शॉट जाते हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो बात कर रहे हैं संवेग की। तो संवेग की अच्छी डेफिनेशन क्या हुई? किसी वस्तु के अंदर गति की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित गति की को क्या कहते हैं? संवेग। लिखिए संवेग की परिभाषा। किसी वस्तु में उपस्थित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित गति की मात्रा को क्या बोलते हैं? संवेग। गणितीय रूप से लिखो, गणितीय रूप में संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। P से रिप्रेजेंट करेंगे, P बराबर mv। P बराबर mv सदिश राशि। क्यों? जी जहां होगा वेग वहां होगा संवेग। तो संवेग की दिशा बराबर वेग की दिशा। समझ गए ना? हाँ। एक और बढ़िया बात बोली जाए तो वेग का द्रव्यमान गुना ही संवेग है। वेग का द्रव्यमान गुना ही क्या है? संवेग है। भाई द्रव्यमान तो 6 किलोग्राम होगा और वेग मान लो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड का 6 गुना ही क्या है? संवेग। मतलब यदि कोई बॉडी 1 किलोग्राम की 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी और उसी बॉडी का द्रव्यमान आपने कितना कर दिया? 6, तो अब वो बॉडी कितने गुना विनाशकारी हो गई? 6 गुना। कितने गुना विनाशकारी हो गई? तो वेग का जो प्रभाव होता है द्रव्यमान के साथ बढ़ जाता है। वेग का जो प्रभाव है वो द्रव्यमान के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आया? वेग का प्रभाव द्रव्यमान के साथ बढ़ जाएगा। समान वेग से आता हुआ एक खाली ट्रक है और उसी वेग से आता हुआ एक भरा ट्रक है, अगर जा करके एक बिल्डिंग में टकरा गया तो ज़्यादा नुकसान कौन करेगा? खाली ट्रक की भरा ट्रक? भरा ट्रक गदर पिक्चर के जैसे आगे निकल जाएगा फोड़ फाड़ करके। सन्नी पाजी चला रहे थे ट्रक को, फोड़ करके कहाँ निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा, क्योंकि भरे ट्रक का संवेग क्या है? बहुत ज़्यादा है। समझ गए ना? हाथी दौड़ तो गया
चाह के भी ना खुद को रोक पाया, टकरा गया, फूड़ गया। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है संवेग। संवेग की परिभाषा m गुणे v, m गुणे v। ठीक है भाई। संवेग में परिवर्तन, अगला हेडिंग डालिए, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। एक ठेला गाड़ी चलती आ रही थी। ये ठेला गाड़ी है, इसको कार्ट बोलते हैं, चक्के लगे हैं, चलती आ रही है, सब्जी भरी हुई है ठेले गाड़ी में। इसका वेग है भैया u। क्या वेग है? u। द्रव्यमान कितना है? प्रारंभिक संवेग P1 बराबर m गुणे कितना? संवेग mvu पढ़ा है ना। वेग कितना? वेग कितना? द्रव्यमान कितना? संवेग कितना होगा? संवेग कितना होगा? कुछ चलते चलते कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ। अब ठेला गाड़ी है भैया, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ठेला चला था, वहाँ जाके ट्रक तो बन नहीं जाएगा, हाँ या ना। स्कूटर चली थी, यहाँ जाके कोई कार तो बन नहीं जाएगी, स्कूटर है तो स्कूटर ही रहेगी। मतलब द्रव्यमान m है तो द्रव्यमान कितना रहेगा? मगर वेग बढ़ गया, वेग हो गया भी। मान लो पहले वेग था 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर, और वेग बाद में हो गया 10 मीटर पर। कुछ तो हुआ है कि नहीं हुआ है? वेग क्यों बदल गया? वेग बदल गया तो संवेग भी बदल गया। अब नया वाला मोमेंटम द्रव्यमान गुणे कितना? वेग। पहले यहाँ क्या था? mu। अब ये क्या है? mv। बोलो संवेग बदला कि नहीं बदला? संवेग बदला कि नहीं बदला? क्यों बदला? बीच में क्या हुआ होगा? बीच में क्या हुआ होगा? बीच में क्या हुआ होगा? बीच में बल लगा होगा। बीच में क्या होगा? गाड़ी आ रही थी, हम विद्यालय से जा रहे थे, हमें देखा कोई लुढ़कती हुई आ रही है, तो हमने उसमें एक और मारा कि जा, आगे जाके 2 को निपटाने वाली है, 4 को निपटा। इधर से आ रही थी, आगे जा रही थी धीरे धीरे, इसका वेग था 5। हमने जैसे देखा उसको ठेले को और धक्का दे दिया, हाँ या ना भैया? हमने और धक्का दे दिया तो वेग बढ़ गया, और वेग बढ़ गया तो संवेग भी बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो संवेग भी बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? संवेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। संवेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? संवेग में परिवर्तन लाने के लिए मतलब बीच में कोई ना कोई धक्का मुक्की हुई है कि नहीं हुई है? हाँ या ना? बीच में धक्का मुक्की हुई है। तो संवेग में परिवर्तन के लिए लगाना पड़ता है बल। क्या लगाना पड़ता है? बल। संवेग में परिवर्तन के लिए क्या लगाना पड़ता है? बल। ठीक है ना। कल देखेंगे कि संवेग में परिवर्तन कितना होता है और कितने देर में होता है। आज के लिए इतना ही, कल आएगा।